हाय गाइस, वेलकम टू द कॉमर्स सेक्शन। और इस वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जीएसटी। ये है अपनी जीएसटी की फर्स्ट क्लास। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था आपके सिलेबस के बारे में। तो आप लोग लास्ट वीडियो देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। देखिए, जीएसटी के बारे में शुरू करने से पहले हमें पता करना पड़ेगा कि टैक्स क्या होता है। टैक्स का मतलब होता है, टैक्स इज़ अ मैंडेटरी पेमेंट। ये एक मैंडेटरी पेमेंट होता है, ये ऑप्शनल नहीं होता है, टू द गवर्नमेंट टू फंड वेरियस पब्लिक एक्सपेंडिचर। ठीक है। तो गवर्नमेंट के पास सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या होता है? जो हम लोग टैक्स भरते हैं वही गवर्नमेंट के पास सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है, गवर्नमेंट को उसी से पैसा जाता है। अब आप या तो इनकम टैक्स भर सकते हैं, या तो फिर जीएसटी भर सकते हैं, या तो कोई और फॉर्म ऑफ टैक्सेस होते हैं। और गवर्नमेंट उसको यूज़ करके क्या करती है? पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब जो भी आपके ब्रिजेस बनने हैं, जो भी रोड्स बनने हैं, पब्लिक हॉस्पिटल्स बनने हैं, स्कूल्स बनने हैं, उसके ऊपर गवर्नमेंट खर्चा करती है। उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है? कलेक्ट टैक्स। अब टैक्स जो होता है ना, वो दो टाइप का होता है। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मतलब पर्सन पेइंग द टैक्स टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली बेयर्स द इंसिडेंस ऑफ द टैक्स। इनकम टैक्स कुछ लोगों पे लगता है जिनकी इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ऊपर है, और जिसके ऊपर लगता है ना, उसी को पे करना पड़ता है। वो अपना बर्डन किसी और के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकता। वहीं अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें, पर्सन पेइंग द टैक्स टू द गवर्नमेंट कलेक्ट्स इट फ्रॉम द अल्टीमेट कंज्यूमर। मतलब जो अपना इनडायरेक्ट टैक्स होता है, उसका जो कलेक्शन होता है वो अल्टीमेट कंज्यूमर से होता है। बीच में जितने भी इंटरमीडियरीज होते हैं, जैसे कि होलसेलर और मैन्युफैक्चरर और बाकी लोग होते हैं, वो अपना जीएसटी जो पे करते हैं ना, उसको उसका क्रेडिट लेके उसको सेट ऑफ कर लेते हैं। तो उनके ऊपर टैक्स का बर्डन नहीं आता। टैक्स का बर्डन फाइनली किसके पास आता है? अल्टीमेट कंज्यूमर के ऊपर। ठीक है। मतलब ये इंसिडेंस ऑफ टैक्स इज शिफ्टेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। डायरेक्ट टैक्स की बात करें, डायरेक्ट टैक्स इज प्रोग्रेसिव इन नेचर। मतलब ये कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपका टैक्स बढ़ता जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा ना, 5%, 10%, 20%, 30% जो टैक्स रेट हुआ करते थे, उस तरीके से जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी उसके हिसाब से टैक्स बढ़ेगा। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो रिग्रेसिव इन नेचर होता है। मतलब ये कि इसमें आपकी इनकम का कोई रोल नहीं है। आप कोई भी हो सकते हैं, आपको सेम टैक्स भरना पड़ेगा। जैसे कि मान लेते हैं आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा जिसके ऊपर 18% जीएसटी है, तो मैं खरीदूंगा तो भी 18% होगा, या कोई रिच आदमी और कोई खरीदेगा तो उनके ऊपर भी 18% जीएसटी होगा। ठीक है। तो इसमें आपका रिग्रेसिव इन नेचर होता है। फिर बात कर लेते हैं, टैक्स इज बॉर्न बाय द पर्सन हिमसेल्फ। जिसके ऊपर टैक्स लगता है उसी को टैक्स पे करना पड़ता है। टैक्स किसको पे करेंगे? गवर्नमेंट को। लेकिन जीएसटी के उसमें क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स के उसमें क्या होता है? बर्डन इज शिफ्टेड टू अल्टीमेट कंज्यूमर। जो पर्सन अल्टीमेटली उस गुड्स या सर्विसेज को कंज्यूम कर रहा है, उनको टैक्स पे करना पड़ता है। ठीक है। डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल हो जाता है इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल हो जाता है जीएसटी या कस्टम ड्यूटी। तो आई होप आपको ये टैक्स वाला पोर्शन पहले समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की। देखिए, एग्जामिनेशन के लिए आप लोग को ये वाला पार्ट जो है, ये ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग को पता होना चाहिए। और जीएसटी में क्या है कि जब तक थ्योरी क्वेश्चन आ रहा है तब तक तो आप सॉल्व कर लो, क्योंकि वो स्पेसिफिक उसमें से आता है, चैप्टर में से आता है। लेकिन जहाँ आपको प्रोविजन बेस्ड हो जाता है, जहाँ आपका न्यूमेरिकल आ जाता है, वहाँ पर आपको सभी के सभी प्रोविजंस को पता होना चाहिए। हर एक चैप्टर को आपको पढ़ना पड़ेगा। इसको, हालांकि ये वाला पार्ट जो मैं ये पढ़ा रहा हूँ यहाँ से इतना तक, ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप याद मत करना, लेकिन आपको पता होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो रहता है उसमें तीन पार्ट्स में। एक होता है प्रियम्बल, वी द पीपल ऑफ इंडिया, आप लोगों ने देखा होगा। फिर उसका 25 पार्ट्स हैं, जिसमें 448 आर्टिकल्स हैं, और इसमें 12 शेड्यूल्स हैं। अब आर्टिकल 265 क्या बोलता है? नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। मतलब ये कि अब जब तक लॉ नहीं है तब तक आप टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है। लॉ के पास ही अथॉरिटी होती है टैक्स लगाने की। आर्टिकल 246 कहता है, रिस्पेक्टिव अथॉरिटी टू यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट फॉर लिविंग टैक्स। 246 में आपको बताया जाता है कौन से आइटम्स ऐसे हैं जिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, कौन से आइटम ऐसे हैं जिसमें आपको स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, कौन से ऐसे आइटम्स होते हैं जिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर टैक्स लगा सकते हैं। तो ये कहाँ दिया होता है? 246 में। अब हम लोग बात कर लेते हैं, आर्टिकल 246 में एक शेड्यूल है जिसका नाम है सेवन्थ शेड्यूल। इसमें आपको लिस्ट दी गई है। कौन कौन सी लिस्ट रहती हैं? तीन लिस्ट होती है हमारी। एक होती है यूनियन लिस्ट, जिसको हम लिस्ट वन बोलते हैं। दूसरी होती है स्टेट लिस्ट, जिसको हम लिस्ट टू बोलते हैं। तीसरी होती है कॉन्करेंट लिस्ट, जिसको हम लोग लिस्ट थ्री बोलते हैं। जब बात करते हैं हम लोग यूनियन लिस्ट की, तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द एक्सक्लूसिव राइट टू मेक लॉज इन द मैटर कवर इन दिस लिस्ट। मतलब यूनियन लिस्ट में जितने भी आइटम्स दिए हुए हैं, इसके रिलेटेड जो भी लॉ बनाएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही बना सकता है, और किसी के पास इसके ऊपर बनाने का राइट नहीं है। स्टेट लिस्ट जो कि लिस्ट टू है,
इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह पर को आपको स्टेट गवर्नमेंट को राइट है। स्टेट गवर्नमेंट हैज़ द एक्सक्लूसिव राइट टू मेक लॉज फॉर द मैटर कवर इन दिस लिस्ट। थर्ड जो लिस्ट होती है कॉन्करेंट लिस्ट, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को पावर दी गई है। बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव पावर टू मेक लॉज। अब लॉज किन चीज़ों से रिलेटेड होने चाहिए, किन चीज़ों को एकदम एक्सक्लूसिवली सेंटर को पावर दे दी गई है, कुछ में स्टेट को पावर दे दी है, कुछ में दोनों को पावर दे दी गई है। अब ये कौन कौन से आइटम्स हैं इनकी बात कर लेते हैं। जैसे कि ये है हमारा यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में आपका इनकम टैक्स, मतलब ये कि इन आइटम्स में अगर जो टैक्स लगेगा वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को। इनकम टैक्स का रेवेन्यू जितना हम लोग टैक्स पे करते हैं उसका पैसा सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। कस्टम ड्यूटी, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वाली, सेंट्रल गवर्नमेंट। एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी मतलब जो गुड्स का मैन्युफैक्चर पे लगता है टैक्स, वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का। सीएसटी, सीएसटी मतलब सेंट्रल सेल्स टैक्स, ये पहले हुआ करता था, अब जीएसटी में सब्ज्यूम कर दिया गया है, तो अब ये नहीं लगता। या कोई और टैक्स विच इज़ नॉट इन द लिस्ट 2 और 3। ठीक है, अब लिस्ट 2 की बात कर लेते हैं हम लोग। जो लिस्ट 2 है स्टेट लिस्ट, स्टेट के पास इन सब चीज़ों में पावर है लॉज बनाने की। पहला क्या है हमारे पास, टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चर जो है आपने सुना होगा, एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी। एक्साइज ऑन एल्कोहल, ओपियम, नारकोटिक्स। फिर उसके बाद वैल्यू एडेड टैक्स, जैसे यहाँ पे सीएसटी है ना, सेंट्रल सेल्स टैक्स, वैसे ही यहाँ पे वीएटी है, वैल्यू एडेड टैक्स। सीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट का है, वीएटी स्टेट गवर्नमेंट का है, दोनों किस पे लगते हैं, सेल्स पे लगते हैं। उसके बाद लग्जरी, बेटिंग, गैम्बलिंग एक्सेट्रा। अब आ जाते हैं हम लोग कॉन्करेंट लिस्ट में, जिसमें दोनों को सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को लॉज बनाने की पावर दे दी गई है। मतलब ये कि क्रिमिनल लॉज, इसमें सेंटर भी अपने लॉज बना सकता है, स्टेट भी अपने लॉज बना सकता है, दोनों के पास पावर रहती है। उसके बाद आता है अपना स्टैम्प ड्यूटी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की हम लोगों ने बात खत्म कर ली। अब बात कर लेते हैं जीएसटी काउंसिल की। देखिए, जीएसटी काउंसिल को आर्टिकल 279A में दिया गया है। ठीक है, हालांकि ये वाला पार्ट जो है ना, ये आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है, तो ये आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। देखिए, 279A में दिया गया है जीएसटी काउंसिल को प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं काउंसिल को। काउंसिल कौन बनाता है, प्रेसिडेंट बनाते हैं। और इस काउंसिल में, काउंसिल क्या रहता है, ग्रुप रहता है जिसमें बहुत सारे मेंबर्स रहते हैं। नंबर ऑफ मेंबर्स इस काउंसिल में कितने होंगे, 33। अब 33 मेंबर्स कुछ स्टेट के होंगे, कुछ सेंटर के होंगे। अब 33 में कितने स्टेट के कितने सेंटर के, उनकी बात कर लेते हैं। इन 33 में से 2 मेंबर जो हैं वो आएंगे अपने यूनियन से। यूनियन मतलब सेंटर। ठीक है, हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव होंगे। इन 2 लोगों में से कौन कौन होंगे, एक चेयरपर्सन होगी। ठीक है, जो कि होगा यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। अभी के टाइम में जो अपनी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है वो है निर्मला सीतारमन, तो वो है चेयरपर्सन। बाद में जब अगर बाद में कोई चेंज होते हैं तो वो बन जाएंगे। तो ये डेजिग्नेशन है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ही चेयरपर्सन हो गए, ये बात क्लियर है। उसके बाद दूसरे होंगे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस। तो सेंटर के 2 लोग हो गए। उसके बाद स्टेट में से 31 लोग हो गए, 2 यहाँ से 31 यहाँ से, मतलब 33 टोटल। 33 में 31 जो है यहाँ पे, उनमें कौन कौन आता है, मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट। जो स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं ना वो आते हैं। और इन्हीं स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव सभी के सभी मिलकर वाइस चेयरमैन को चूज़ करते हैं अपने टीम में से। ठीक है, जितने भी ये लोग रहते हैं सब के सब, क्योंकि चेयरपर्सन तो अपना यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, लेकिन जो वाइस चेयरपर्सन है वो अपना, ये लोग अपने ग्रुप में से चूज़ करते हैं जितने भी मेंबर्स हैं। अब कोरम की बात कर लेते हैं। देखिए, कोरम क्या होता है, आपने कंपनी लॉ में पढ़ा होगा कोरम के बारे में। कोरम मतलब मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू बी प्रेजेंट इन अ मीटिंग टू कॉल इट एज अ वैलिड मीटिंग। मतलब कि इतने मेंबर होने ही चाहिए तभी हम मानेंगे कि मीटिंग को वैलिडली कंडक्ट किया गया है। ये मैंने इसका मतलब भी लिख दिया है आपको ताकि याद रहे। नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू कंडक्ट अ वैलिड मीटिंग। देखिए, अब नंबर ऑफ मेंबर्स कितने चाहिए, टोटल नंबर ऑफ मेंबर 32 है इस काउंसिल में। उसमें से आधे लोग होने चाहिए, 33/2 हो जाएगा 16.5। अब आधा आदमी तो आप लेकर नहीं आ पाओगे ना, तो उसको बढ़ा के 17 कर दिया, मतलब 17 लोग होने ही चाहिए टोटल मिला के, तभी उस मीटिंग को ना बोला जाएगा कि वो वैलिड मीटिंग हुई है। तो मतलब ये कहा जाएगा कि कोरम प्रेजेंट है। अब डिसीजन की बात कर लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसीजन मेजोरिटी नॉट लेस देन 3/4, मतलब 75%। चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों को मिला के 75% से ज़्यादा अगर वोटिंग हुई है तब जाके उसको मेजॉरिटी में पास किया जाएगा, नहीं तो नहीं पास किया जाएगा।
मेजॉरिटी नॉट लेस देन 3/4 मतलब 75% ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब ये 3/4 में वेटेज कितना, सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना है, स्टेट गवर्नमेंट का कितना है? तो 1/3 जो है ना, 33% वो सेंटर को मिलेगा, 2/3 मिलेगा स्टेट को। ठीक है। इसमें क्रक्स क्या है, देखिए, अब अगर सारे स्टेट वालों ने डिसाइड कर लिया कि हम कोई लॉ पास करेंगे, वो पास नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनकी वेटेज ही, उनके पास टोटल 66% ही वोट वो उनके पास है, लेकिन पास करने के लिए 75 चाहिए। तो वो स्टेट्स तो अकेले से नहीं कर सकते। सेंटर को भी, सेंटर चाहे कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे कि हम अपनी तरफ से पास कर लें, वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी तो 33% ही है, जबकि चाहिए 75%। मतलब ये कि जब तक सेंटर और स्टेट दोनों एग्री नहीं होते तब तक वो पास नहीं होगा, या यूं कहें कि जब तक सेंटर एग्री नहीं होता तो स्टेट भी कुछ नहीं कर सकते। तो दोनों को मिल के इसके रिलेटेड लॉ बनाना पड़ेगा। मतलब इसका क्रक्स यही है कि नो डिसीजन अनलेस सीजे गिव्स असेंट। ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग पुराना जो टैक्स सिस्टम था उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। ये आ गया हमारा अर्लियर प्रॉब्लम्स अर्लियर इन टैक्स प्रॉब्लम इन अर्लियर टैक्स सिस्टम। जो जीएसटी से पहले टैक्स सिस्टम होता था उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती थी। पहले आता है अपना कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स। देखिए, टैक्स ऑन टैक्स होता है, इसका सिंपल सा मीनिंग रहता है। जैसे कि वैट होता है ना, वैट इज चार्ज ऑन एक्साइज ड्यूटी। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, एक्साइज ड्यूटी किस पे लगती है? हमारी मैन्युफैक्चरिंग पे। तो जब मैन्युफैक्चरिंग पे लगा, मान लेते हैं 100 रुपीज़ का प्रोडक्ट मैंने बनाया, उसके बाद उस पे मैंने 10% मैंने एक्साइज चार्ज किया, तो टोटल वैल्यू हो गई 110। लेकिन जब मैं इसको सेल करने जाऊँगा मार्केट में, उस पे मान लेते हो 20% अपने को वीएटी देना है। ये एग्जांपल है हाइपोथेटिकल, ठीक है? तो 20% हमारा 100 रुपीज़ पे नहीं लगेगा, 20% हमारा लगेगा 110 पे। तो लेकिन वो 10 रुपये जो है वो तो एक्साइज का टैक्स है, तो हमारे टैक्स के ऊपर भी टैक्स लग रहा है। इसको बोला जाता है कैस्केडिंग इफेक्ट। ठीक है। जीएसटी में ये काफ़ी हद तक इन लोगों ने कम किया है, लेकिन अभी भी कुछ माइनर ट्रांजैक्शन है जहाँ पर वो कैस्केडिंग इफेक्ट अभी भी प्रेजेंट है। तो पूरी तरह से अबॉलिश नहीं हुआ है, बट मेजरली अबॉलिश हो चुका। इसके बाद डिस्टिंक्शन बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज वाज ब्लर्ड। जो पुराना टैक्स सिस्टम था ना, उसमें सॉफ्टवेयर जो है स्पेशली, वो गुड्स भी माना जाता था, वो सर्विस भी माना जाता था। तो इनमें डिफरेंस नहीं समझ में आता था। अब दोनों में डालने का क्या मतलब है? गुड्स में अलग रेट ऑफ टैक्स होता है, सर्विसेज में अलग रेट ऑफ टैक्स होता है। तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जा रही थी जो डिस्टिंग्विश करना चाह रहे हैं। ठीक है, अलग एक ही प्रोडक्ट पे आप अलग अलग टैक्सेस कैसे लगा सकते हो, गुड्स मान के या सर्विस मान के? तो ये प्रॉब्लम आ रही थी उस टाइम पे, जिसको अब जीएसटी में हटा दिया गया है। सेनवैट और वैट का सेट ऑफ नहीं होता था। सेनवैट जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करता था, सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स। वीएटी मतलब स्टेट लेवी करता था। तो ये सेट ऑफ नहीं हो सकते थे। जब कोई भी टैक्स सेट ऑफ नहीं हो पाता या उसको क्रेडिट नहीं मिलता ना, वो कॉस्ट का पार्ट बन जाता है, तो जिससे वो कॉस्ट जो रहती है, जो प्रोडक्ट रहता है ना, उसकी कॉस्ट और बढ़ जाती है। तो पहले पॉसिबल नहीं था, बट अभी पॉसिबल है। उसके बाद मल्टीपल टैक्सेस वर पेड, जैसे कि वैट, सर्विस टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, ये इंटीग्रेटेड नहीं थे। अब इतने सारे टैक्सेस होने का क्या प्रॉब्लम है? आपके पास अगर बहुत सारे टैक्सेस हैं तो आपको हर एक टैक्स को कंप्लाई करना पड़ेगा, हर एक चीज़ के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा, तो आपका ना बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो पहले के टाइम पे इतने सारे टैक्सेस होते थे, लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन था। तो गवर्नमेंट ने उनको अबॉलिश करके, सब्ज्यूम्ड करके कह सकते हैं, अब लिमिटेड टैक्सेस कर दिया, मतलब जीएसटी कर दिया, और कुछ छोटे-मोटे जो टैक्सेस हैं वो अभी एप्लीकेबल है। तो लोगों के पास बर्डन कम हो गया है, तो अपना बिज़नेस पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं, टैक्सेस पे कम ध्यान देना होता है। अब बात कर लेते हैं टैक्सेस सब्ज्यूम्ड इन जीएसटी। ये मैंने बोला ना बहुत सारे टैक्सेस थे। अभी मैंने बताया कि जीएसटी में बहुत सारे टैक्सेस को सब्ज्यूम कर लिया गया। कौन-कौन से टैक्सेस को सब्ज्यूम कर लिया गया? मतलब कौन-कौन से टैक्सेस को जीएसटी में मिला लिया गया। अब आप इसमें इंटीग्रेटेड, या ये नहीं कह सकते कि पुराने टैक्सेस को एंड कर दिया गया। आपको टेक्निकल वर्ड यूज़ करना पड़ेगा, सब्ज्यूम्ड। ठीक है? तो जो सेंट्रल टैक्सेस थे कुछ, जिनको सब्ज्यूम कर लिया गया है जीएसटी में, वो कौन से? एक्साइज़ ड्यूटी, जो मैंने बताया मैन्युफैक्चर पे लगता था। सर्विस टैक्स, जो आपके सर्विसेज पे लगता था। सीवीडी एंड स्पेशल सीवीडी, ये काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़ होती थी। मतलब ये कि जैसे फॉरेन से कोई आइटम आ रहा है, वहाँ पर को इंडिया में उसको 100 रुपए में बेच रहे हैं, लेकिन वो बाहर से जो आइटम आ रहा है वो 70 रुपीज़ का आ रहा है। तो हमारे जो लोकल मार्केट है, जो लोकल अपने सेलर्स हैं, उनका प्रोडक्ट तो बिकेगा नहीं क्योंकि महँगा है। तो गवर्नमेंट क्या कहते थे, एक्स्ट्रा टैक्स लगा देती थी, जिसको बोलते हैं काउंटर वेलिंग ड्यूटी, ताकि एक लेवल पे उनका प्राइसेस आ जाए। तो उसके बाद ऐसा ना रहे कि वो मार्केट डिस्टर्ब कर दें। बाहर का भी प्रोडक्ट महँगा हो जाएगा, हमारा वाला तो प्रोडक्ट जिस रेट पे, उसी रेट पे लाने के लिए। तो इसके लिए काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाते थे। सीएसटी मैंने बताया, सेंट्रल सेल्स टैक्स। उसके बाद बताया सरचार्जेस एंड सेस रिलेटिंग टू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज।
इसके बाद बात कर लेते हैं स्टेट टैक्सेस जो सब्ज्यूम्ड हो गए, वो है लग्जरी टैक्स, टैक्स ऑन लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग, इसको भी सब्ज्यूम कर लिया गया। हालाँकि चलिए मैं आपके लिए बहुत अच्छा सा क्वेश्चन बनाता हूँ। आप लोगों को बेटिंग और गैम्बलिंग में मुझे फ़र्क बताना है। अगर ये दोनों एक होता तो यहाँ एंड की जगह और लिखा होता मैंने, लेकिन ये दोनों अलग-अलग होते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि बेटिंग और गैम्बलिंग में क्या डिफ़रेंस होता है। फिर परचेज़ टैक्स जो आपको परचेज़ पे लगता था, वैट या सेल्स टैक्स जो स्टेट लगाती थी सेल्स में। फिर उसके बाद टैक्स ऑन एडवर्टाइजमेंट, एंटरटेनमेंट टैक्स एक्सेप्ट बाय लोकल बॉडीज़, मतलब ये कि एंटरटेनमेंट टैक्स जो स्टेट लगाता था, वो अब जीएसटी के अंदर आ गया है, लेकिन जो लोकल बॉडीज़ एंटरटेनमेंट टैक्स लगाती थी, वो अभी भी वहीं पे है। तो लोकल बॉडीज़ का टैक्स अभी भी लगाया जाता है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे सरचार्जेस एंड सेस रिलेटिंग टू सप्लाई एंड रिलेटेड टू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इतना काम हो गया हमारा, इतना हमने पढ़ लिया। अब ये लास्ट टॉपिक है, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फटाफट, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा स्टेट कॉम्पेंसेशन मैकेनिज्म। देखिए, ये बहुत ही अच्छा है, ये मैंने इसको समराइज़ कर दिया पहली बात। तो आप लोगों के एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो जितना मैंने लिखा हुआ है इतना ही आपको लिख के आना है। इसके अलावा आप कुछ भी लिखोगे या कुछ भी पढ़ने की कोशिश करोगे ना तो बड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, तो उस पे ध्यान नहीं देना। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसलिए आपको इसमें बेनिफिट हो जाएगा। एज़ इट इज़ ऐसा ही लिख के आ जाओ, कोई नंबर नहीं कटने वाले आपके। देखो कॉम्पेंसेशन मैकेनिज़्म क्या है? मान लेते हैं ये मेरा एक स्टेट है, मान लेते हैं मेरा स्टेट है, मेरे स्टेट का नाम है टीसीएस। इंडिया में जैसे स्टेट्स हैं ना, वैसे ही बहुत सारे स्टेट्स हैं। तो मैंने अपना हाइपोथेटिकल स्टेट बना लिया टीसीएस द कॉमर्स सेक्शन। अब होता क्या है, टीसीएस में मेरा जो स्टेट है, ठीक है, मेरे स्टेट को रेवेन्यू मिल रहा है 100 रुपीज़ का। टोटल जो भी मैं अपने गुड्स और सर्विसेज जो स्टेट में हो रहे हैं उन पे मैं टैक्स लगा रहा हूँ, और टोटल टैक्स जो अमाउंट कलेक्ट हो रहा है वो हो रहा है 100 रुपये का। ठीक है। अब गवर्नमेंट आती है मेरे पास, गवर्नमेंट ने मुझे बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने मुझे बोला कि हम जीएसटी इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, लेकिन अब जीएसटी इम्प्लीमेंट करने से मेरा लॉस होगा। क्यों? क्योंकि जीएसटी जब हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे तो जीएसटी में तो 5 ही रेट हैं, 0, 5, 12, 18 और 28। उसमें से भी 50% सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, 50% स्टेट्स को आता है। ठीक है, वो हम लोग आगे की वीडियोज़ में समझेंगे। तो मेरे पास जो पैसा आ रहा था जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने के बाद, मान लेते हैं वो आएगा 60 रुपीज़ का, जबकि मैं पहले कमा रहा था 100 रुपए, ठीक है? अब आ रहे हैं मेरे पास 60 रुपीज़। तो आप प्रूडेंटली मुझे बताओ, जब मुझे 100 रुपए मिल रहे हैं, जीएसटी इम्प्लीमेंट के बाद मुझे 60 रुपीज़ मिलेंगे, तो क्या मैं इम्प्लीमेंट होने दूँगा अपने स्टेट में? बिल्कुल भी नहीं, मतलब ये तो बेवकूफ़ी होगी ना। तो उसके बाद हम लोगों ने फिर, लेकिन सेंटर तो एकदम आतुर था कि भाई हमको तो इम्प्लीमेंट करना ही है जीएसटी पैन इंडिया लेवल पे। तो उसके बाद आप कोई रास्ता निकालो। स्टेट गवर्नमेंट मान ही नहीं रहे थे, क्योंकि हमारा तो रेवेन्यू कम हो जाएगा ना यार। हम अपना रेवेन्यू लॉस करके हम आपका लॉ क्यों पास करेंगे? आप हमारे को कुछ करके दो ताकि हमारा लॉस ना हो, उसके बाद आप अपना चाहे जो करो, चाहे पैन इंडिया लेवल पे आपको पास करना है, चाहे जैसे करना है, लेकिन हमें अपना लॉस नहीं करना है। तो जिन स्टेट्स को लॉस हो रहा था ना रेवेन्यू में जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन से, उन लोगों ने मना कर दिया जीएसटी लॉ पास करने के लिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बोला कि चलो एक काम करते हैं, आप लोगों के पास अगर 100 रुपीज़ का रेवेन्यू आ रहा है, तो आप लोग 60 रुपीज़ तो जीएसटी इम्प्लीमेंट करने के बाद भी आप लोग कमा लोगे। जो 40 रुपए का शॉर्टफॉल है, 40 रुपए का जो लॉस है, वो हम आपको कंपनसेट कर देंगे। ठीक है? तो मतलब मेरे को 60 रुपए मेरे स्टेट से मिल जाएगा, 40 रुपए मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट दे देगी। तो मुझे 100 रुपए पहले भी मिल रहा था, 100 रुपए अभी भी मिल रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तो स्टेट्स ने पास कर दिया लॉ। तो इसी तरीके से जो है, लॉस ना हो स्टेट्स को, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉम्पेंसेशन सेस इम्प्लीमेंट कर दिया। जिसकी वजह से स्टेट्स को लॉस नहीं हुआ, और स्टेट्स ने सभी ने जीएसटी का लॉ पास कर दिया, और सेंट्रल गवर्नमेंट सक्सेसफुली अपना पैन इंडिया लेवल पे जीएसटी को इम्प्लीमेंट कर दिया। बेसिक बेसिक मोटो यही है। ठीक है, इसके पीछे कहानी ये बताने की। अब जो आप पढ़ोगे अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो, दिस बिल प्रोवाइड्स कॉम्पनसेशन टू द स्टेट फॉर एनी लॉस इन रेवेन्यू। जैसे मेरा लॉस इन रेवेन्यू हो रहा था 40 रुपए का, उसके लिए कंपनसेट करेगी ड्यू टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। जीएसटी इम्प्लीमेंट किया, मेरा 40 का लॉस हो रहा था, तो उसको कंपनसेट करेगा कौन? कंपनसेट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उसके लिए बनाया गया। इंपॉर्टेंट फीचर्स आर, इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है? कॉम्पनसेशन विल बी प्रोवाइडेड फॉर 5 ईयर्स फ्रॉम द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। अब देखो जीएसटी तो कब का इम्प्लीमेंट हुआ, अब तो हमें नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि 5 साल तक के लिए एप्लीकेबल था, तब से तो 5 साल हमारे बीत गए जब से इम्प्लीमेंटेशन होना था। लेकिन अब होता क्या है कि स्टेट्स का ना रेवेन्यू कंपनसेट हो नहीं रहा। तो स्टेट्स जो है वो सेंटर पे प्रेशर डालते हैं कि भाई हमें कंपनसेट करो, हमारा शॉर्टफॉल इन रेवेन्यू है। तो गवर्नमेंट को मजबूरी में, क्योंकि गवर्नमेंट को भी तो सपोर्ट चाहिए ना स्टेट्स का, तो गवर्नमेंट को मजबूरी में ये 5 साल का जो टर्म मैंने लिखा हुआ है ना, ये एक्सटेंड करते रहना पड़ता है। तो आप बार-बार न्यूज़ में देखोगे कि जीएसटी ना कंपनसेशन का जो
प्रोविज़न है, ये गवर्नमेंट ने हर 5 साल के लिए, 3 साल के लिए ऐसे ही एक्सटेंड करते जा रहे हैं, तब से एक्सटेंड करते जा रहे हैं और अभी तक एक्सटेंड हुआ है। ठीक है? तो स्टेट्स प्रेशर देना तो सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्सटेंड करना ही पड़ रहा है। इसमें फाइनेंशियल ईयर 2015 एंड 16 विल बी टेकन एज़ द बेस ईयर। आपको रेवेन्यू को कैलकुलेट करने के लिए एक बेस ईयर बनाना पड़ता है, जिसमें 15-16 को इन्होंने लिया है, फ्रॉम वेयर द रेवेन्यू विल बी प्रोजेक्टेड प्लस 14% एनुअल ग्रोथ इन रेवेन्यू। मतलब हर साल आपको 14% इंक्रीमेंट दिया जाएगा आपके रेवेन्यू पे। बेस ईयर में क्या क्या इंक्लूड होगा? पहला बेस ईयर में इंक्लूड होगा सेंट्रल वैल्यू स्टेट वैल्यू एडेड टैक्स, फिर आएगा सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स, एंट्री, ऑक्ट्रॉय एंड लोकल बॉडी टैक्सेस प्लस लग्जरी टैक्सेस। बेस में क्या एक्सक्लूड किया जाएगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। बेस ईयर में एक्सक्लूड किया जाएगा हमारा अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए लिकर होती है ना, उसको एक्सक्लूड किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ह्यूमन जो कंजम्पशन के लिए लिकर होती है उसके ऊपर हमारा स्टेट एक्साइज और वैट या सीएसटी लगता है। आपको पता होगा जीएसटी जो अल्कोहल है वो जीएसटी के अंदर में नहीं है, और वो बहुत मुश्किल है कि जीएसटी के अंदर लेके आएंगे, क्योंकि जब आप जीएसटी के अंदर लेके आते हो ना, आपका रेट ऑफ टैक्सेस फिक्स हो जाते हैं। अभी अगर आप पेट्रोलियम के ऊपर देखोगे तो पेट्रोलियम को चलिए एग्जांपल ले लेते हैं पेट्रोलियम का। इसमें है ना अगला वाला, सेंट्रल एक्साइज वैट और सीएसटी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे। जैसे कि आप पेट्रोलियम को देखोगे, जैसे जैसे आप स्टेट्स चेंज करते जाओगे ना, पेट्रोल का रेट चेंज होता जाता है। कहीं पे आपको 95 का मिलेगा, कहीं पे 97 का, कहीं पे 105 का, कहीं पे 110 115 का। क्यों? क्योंकि अभी ना उसमें जीएसटी नहीं लग रहा, अभी एक्साइज और सीएसटी लग रहा है। और दोनों टैक्सेस एक्साइज और सीएसटी में लिमिट नहीं है, गवर्नमेंट कितना भी इंक्रीज कर सकती है। ठीक है? तो इसलिए आप लोगों को अलग अलग रेट मिल रहा है, अलग अलग रेट पे पेट्रोल मिल रहा है, क्योंकि हर स्टेट में अलग अलग रेट पे टैक्स लग रहा है। अब जिन स्टेट्स में इलेक्शन होने वाले होते हैं वहाँ पर को आपने सुना होगा कि पेट्रोल थोड़ा सस्ता हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट अपना टैक्स रेट कम कर देती है। अब लेकिन अगर जीएसटी में लेके आ गए तो एक फिक्स रेट हो जाएगा, 0, 5, 12, 18, 28। ठीक है? अब 28% मैक्सिमम टैक्स से ऊपर आप टैक्स नहीं ले पाओगे, तो कितना भी करके आपको 28 पे ही रखना पड़ेगा। लेकिन अभी अगर आप चेक करोगे ना, वैट और सीएसटी का, वैट या एक्साइज का, ये कितना गवर्नमेंट लेवी कर रही है पेट्रोल पे या अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे, आप लोग नेट पे चेक करना और कमेंट सेक्शन में बताना, फिर आपके समझ में आ जाएगा ये बेस ईयर में इसको क्यों एक्सक्लूड किया गया है। ठीक है? सेस इज कैप्ड एट, हालांकि मैं एक और चीज़ का डिस्कशन कर लेता हूँ आपसे। आपने देखा होगा सेस क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं। एक सेस होता है, ये भी तो एक फॉर्म ऑफ टैक्स ही है, तो गवर्नमेंट ने इसको अलग से क्यों नाम दिया हुआ है सेस? नॉर्मल टैक्स की तरह क्यों नहीं ले रहे, जैसे जीएसटी या इनकम टैक्स होता है उस तरीके से क्यों नहीं ले रहे हैं? ये अगर आपको पता है तो आप लोग मेरे को बता देना, अगर नहीं पता है तो मैं आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ। देखो दोस्त, जो टैक्स होता है ना, जैसे इनकम टैक्स का रेवेन्यू है, वो गवर्नमेंट के पास आता है, एक कंसोलिडेटेड फंड बन जाता है। ठीक है? उस फंड में से गवर्नमेंट किन्हीं भी पब्लिक एक्सपेंडिचर पर खर्चा कर सकती है। मेरे इनकम टैक्स के पैसे से गवर्नमेंट रोड बनाएगी, बिल्डिंग्स बनाएगी, ब्रिजेस बनाएगी, हॉस्पिटल, स्कूल्स या जो कुछ भी उन्हें बनाना है वो मेरे टैक्स के पैसे से बनाएंगे। उसमें ये नहीं रहेगा कि मेरे इनकम टैक्स का पैसा है तो वो स्पेसिफिक किसी एक पर्पज़ के लिए जाना चाहिए। मैं ये नहीं बोल सकता कि मैंने इनकम टैक्स दिया है तो मेरे पैसे से सिर्फ हॉस्पिटल बनेगा और कुछ नहीं बनेगा, ये नहीं कर सकता मैं। लेकिन सेस के साथ ये चीज़ नहीं होती। सेस आपने हमेशा देखा होगा, सेस को ना एक अलग नाम से लिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे आ गया कॉम्पेंसेशन सेस, आपने सुना होगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ठीक है? तो जो भी सेस रहता है वो एक फॉर्म ऑफ टैक्स रहता है, लेकिन वो एक नाम से कलेक्ट किया जाता है। तो सेस का जो पैसा होता है, जितना भी सेस में पैसा कलेक्ट होता है, वो उसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए ही यूज़ होता है। मतलब हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के नाम पे गवर्नमेंट ने अगर मेरे से पैसा लिया है, तो गवर्नमेंट को उस पैसे को हेल्थ एंड एजुकेशन पे ही खर्चा करना पड़ेगा। या कॉम्पेंसेशन से पैसा लिया है तो कॉम्पेंसेशन के लिए ही खर्चा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मेरे से हेल्थ एंड एजुकेशन का पैसा लिया और उसके बाद आप जाके रोड बना रहे हो, ऐसा नहीं होता। ठीक है? नॉर्मल टैक्स और सेस में ये डिफरेंस होता है। तो सेस के बारे में बात कर लेते हैं। सेस इज़ कैप्ड एट, मतलब कि सेस इतना, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, कैपिंग हो गई है यहाँ पे। पहला क्या है? 135% ऑफ पान मसाला, जो भी पान मसाला का अमाउंट है ना, जो भी चार्ज होता है उस पे 135% से ऊपर आप सेस नहीं ले सकते। दूसरा आ जाएगा ₹400 पर टन फॉर कोल। ये आपको याद रखना है। ठीक है? एग्ज़ाम में अगर आएगा तो इतना पूरा मैकेनिज़्म के साथ ये सब चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी। तो आपको याद रखना है इसको। फिर आ जाएगा 4170 प्लस 290% ऑफ 100 स्टिक्स ऑफ टोबैको। फिर आ जाएगा 15% ऑफ ऑल अदर गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग मोटर कार एंड नैरेटेड वाटर। और अनयूटिलाइज्ड कंपनसेशन इज डिवाइडेड इंटू 50% स्टेट को जाता है, 50% सेंटर के पास जाता है। मतलब ये जो सेस का अमाउंट रहता है ना, वैसे तो कलेक्ट तो सेंटर ही करता है,
तो सेंटर के पास मान लेते हैं अगर 1000 रुपीज़ आ गए, उन्होंने कंपनसेशन जो स्टेट्स को पे किया, ऐसा नहीं है कि मेरा ₹40 का लॉस है तो गवर्नमेंट मेरे को ₹50 का कंपनसेट करेगी, ऐसा नहीं होता। समझ रहे हो ना? तो जितना मेरा लॉस है उतना ही कंपनसेट करेगी। मान लेते हैं कि सेस से क सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1000 का कलेक्शन कर लिया। अब 1000 में उन्होंने स्टेट्स को जो कंपनसेट किया वो है 500 रुपीज़ का। तो 500 रुपीज़ उन्होंने कंपनसेट कर दिया। 500 का तो पैसा अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बचा हुआ है क्योंकि वही कलेक्ट कर रही है। तो इस पैसे का क्या करेंगे? तो इस पैसे को जो 500 बचा हुआ है 50% स्टेट्स को दे दिया जाता है और 50% सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास ही रख लेती है। बाद में अपने किसी चीज़ के लिए काम में यूज़ आएगा जब भी या बाद में जब कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा उसके लिए। तो ये अपने पास रिटेन करके रख लेते हैं। आई होप मेरे को आपने जो सुना है इसके बाद आपको जीएसटी की काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अभी तो हमने उन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न और बाकी बेसिक टैक्स के बारे में बात किया है। अगली क्लास में हम लोग प्रॉपर जीएसटी से शुरू करने वाले हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ना वो आपको पता होनी चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बट अगली क्लास में हम लोग प्रॉपर्ली जीएसटी को शुरू करेंगे। प्लीज़ आप लोग अच्छे से क्लासेस को अगर देख रहे हो तो रेगुलरली देखना, नहीं तो आपको कुछ चीज़ें समझ में आएँगी, कुछ नहीं समझ में आएँगी और न्यूमेरिकल में आप गलती करके जाओगे। इनकम टैक्स में भी यही होता है, आपको प्रोविज़न पता है तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। जीएसटी में भी यही होता है, ठीक है? और ये हैवी सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं है कि ईज़िली पास हो जाते हैं बच्चे। इसमें पास होने में बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि न्यूमेरिकल अच्छे पूछे जाते हैं और ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं, कई-कई बार तो। थ्योरी के बेसिस पे जनरली पास नहीं हो जाता, ठीक है? तो मैं इन नोट्स को आपको टेलीग्राम चैनल पे मैं अपलोड कर दूँगा, तो आप लोग वहाँ से नोट्स रेफ़र कर सकते हो, वीडियो के थ्रू आप देख सकते हो। फिर मिलते हैं हम लोग आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।